फर्स्ट चैप्टर था ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, उसके 20 एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। जो वर्ष 2025 में जो आपका जो बोर्ड पेपर होगा, उसको देखते हुए इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार किया गया है, जिससे आप जो है इतिहास के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएँगे। तो चलिए देर ना करते हुए इन 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके कक्षा 12वीं में आ सकते हैं, इतिहास में संभावित प्रश्न हैं, उनको देखेंगे चैप्टर वाइज़। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। ये जो हमारी क्लास है लाइव क्लास है, आप लाइव चैट में इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को कई सारे नामों से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता, ऑप्शन डी गुप्त सभ्यता। तो इसका सही उत्तर है सिंधु सभ्यता। क्यों इसको सभ्यता कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पाई गई है, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी हम इसको कहते हैं। वर्तमान समय में इसका एक प्रचलित नाम सैंधो सभ्यता भी आपको सुनने और देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे पहुँचते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन-सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता के वैसे तो बहुत सारे नगर है, देख सकते हैं फ़ोटो में बहुत सारे नगर है, लेकिन प्रमुख नगर कौन-सा है? आपके ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ही क्यों? कालीबंगा क्यों नहीं? लोथल क्यों नहीं? राखीगढ़ी क्यों नहीं? मोहनजोदड़ो इस वजह से क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में 2400 से लेकर 2800 स्थल पाए गए हैं भारत में। उन सभी स्थलों में से जो मोहनजोदड़ो है, वो बहुत ज़्यादा विकसित है। इसकी आबादी भी बाकियों स्थलों से ज़्यादा है। यानी उपरोक्त जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सभी ऑप्शनों में मोहनजोदड़ो की आबादी ज़्यादा है, मोहनजोदड़ो में का विकास ज़्यादा हुआ है, मोहनजोदड़ो में हर तरह की आपको सुविधा देखने को मिलती है। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर के रूप में हम मोहनजोदड़ो को ही रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विकसित था, बाकी शहरों की तुलना में। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कौन-सा था? जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आपको 3 कालखंड देखने को मिलेगा, जो पूर्व और उत्तर का एक होगा और एक समकालीन होगा। तो जो समकालीन था, वो बहुत ही ज़्यादा विकसित और बहुत ही परिपक्व की अवस्था मानी जाती है। तो आपके ऑप्शन है 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व और 250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि जो ऑप्शन ए है 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, ये जो 23 वर्ष रहा, इस 23 वर्ष में हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक चरण, परिवक परिपक्वता का चरण यानी विकसित दौर और पतन का दौर, इसमें तीनों है कि हड़प्पा सभ्यता का किस तरीके से विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित स्तर पर किस स्थान पर थी, जब उसका विकास हो गया था तो विकास कैसे हुआ, किस तरह से विकसित थी और जब उसका अंत हुआ तो अंत के हमको जो साक्ष्य मिलते हैं, जो समय मिलता है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। देखा जाए तो ये जो आपका डी ऑप्शन है, ये इसके परिपक्व की अवस्था है, यानी जो हड़प्पा सभ्य एकदम विकसित थी, तो इसका समय क्या था 2500 ईसा पूर्व से लेके आप 1700 ईसा पूर्व, लगभग में मान सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में हम मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक ये अवस्था थी जब वो विकसित थी। कह सकते हैं कि 1700 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व की ये जो समय रहा है, इस समय में हड़प्पा सभ्यता का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इस समय में हड़प्पा सभ्यता का पतन होना प्रारंभ हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की एक आवश्यक सूचना दे दूं। वो सूचना ये है कि ओमकार मौर्य क्लासेस
जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे डेली शाम 7 बजे, सुबह 7 बजे 10वीं और 12वीं के लाइव क्लास चलाई जाती हैं। लाइव क्लास अन्य क्लासों की भी चलाई जाती है। तो आपको कक्षा 9वीं से 12वीं तक आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं किसी भी विषय को पढ़ने के लिए। ये पहली सूचना थी। दूसरी सूचना कि ये जो आपका पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना पड़ेगा ओमकार मौर्य क्लासेस, और आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ जो भी है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 4 क्या है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था? यहाँ पर एक शब्द आया प्रमुख। वैसे तो अनाज तो बहुत सारे उगाए जाते थे, लेकिन प्रमुख क्या था? अब सवाल उठता है प्रमुख क्या? वो अनाज जो बड़े पैमाने पर उगाया जाता था या उत्पादन किया जाता था, या लोग उस अनाज का ज्यादा सेवन करते थे। तो आपके ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी बाजरा। तो सही उत्तर है गेहूं। आप यहाँ देख सकते सबसे ज्यादा यहाँ के लोग गेहूं प्रमुख अनाज था, बाकी भी थे लेकिन गेहूं प्रमुख रूप से था। जैसे जो साउथ इंडिया के जो लोग हो वहाँ के लिए प्रमुख अनाज क्या है? चावल है। जैसे पश्चिम बंगाल में आप चलिए वो तो पूरब में पड़ गया, ये पश्चिम बंगाल ये पूरब में है। फिर तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, इन सब के लिए कौन सा प्रमुख फसल है? चावल। और उत्तर भारतीयों के लिए क्या है? गेहूं। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर पकी ईंटों का सबसे पहले उपयोग किया गया था? ये थोड़ा सा फैक्चुअल है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब ये कैसे पता चलेगा कि हड़प्पा स्थल के किस स्थल पर सबसे पहले पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया? तो इसके लिए कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है जिसके मदद से हम ये निकालते हैं कोई वस्तु कितनी पुरानी है। यदि आपको एक अन्न का दाना मिल जाए, चाहे वो सही सलामत मिले, चाहे वो जले हुए राख के रूप में मिले, वैज्ञानिक हमारे पुरातात्विक विभाग इसका अनुमान लगा सकते हैं एग्जैक्ट कि ये किस समय किस वर्ष या कितना साल, कितना लाख वर्ष, कितना वर्ष यह पुराना है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर पकी ईंटों का पहले उपयोग किया गया था? और उसको बताने से पहले आज से लाखों वर्ष पहले गेहूं चावल नहीं होते थे। मानव के आने से ही ये सारी चीजें हुई। इस बात को याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर पकी हुई ईंटों का सबसे पहले उपयोग किया गया? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी चाउंद्रो। और आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपका कमेंट जरा चेक कर लें यदि किसी का कोई कमेंट हो तो। ठीक है। तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये कौन सा है? वो पहला स्थल है जहां पर हमको क्या पकी हुई ईंटों का आमतौर पर साक्ष्य देखने को मिलता है। आपका अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था कहाँ पाई गई? आपके ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अब बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होगा कि आपने उत्तर को नीचे ही क्यों लिख दिया है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि आपने उत्तर को नीचे ही क्यों लिख दिया। उसका वजह यह है कि ये जो 20 एमसीक्यू कराए जाते हैं इसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है उनको केवल सॉल्व करके आप चले जाओ, नहीं। उद्देश्य ये भी है कि यदि इस चैप्टर से संभावित वे प्रश्न जो वेरी शॉर्ट है, जो शॉर्ट है, जो लॉन्ग है और जो वेरी लॉन्ग है, उन प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर सको। और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बेहतर समझ की आवश्यकता है, और बेहतर समझ के लिए इस तरह के प्रश्नों को डिजाइन किया गया है जिससे आपके एमसीक्यू तो सॉल्व हो, लेकिन साथ-साथ आपकी एक बेहतर समझ बने जिससे आप उन प्रश्नों पे अच्छा आप उत्तर लिख सको। इसलिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको एक बेहतर समझ प्रदान कर सके। क्योंकि यदि बेहतर समझ रहेगा इस चैप्टर से तो आप बेहतर लिख पाएँगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर माना गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी हड़प्पा।
तो आपके सही उत्तर है लोथल। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये सारे चित्र आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसको माना गया? लोथल। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, जो कि बंदरगाह है। अब कुछ बच्चे कहते हैं ये बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह मतलब पोर्ट, जहाँ पर पानी के जहाज आए और पानी के जहाज वहां से जाएं। जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती हैं जाती हैं, एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट पे जो रनवे होता है वहां पर हवाई जहाज आती है, तो यहाँ पर पानी की जहाज आते हैं बंदरगाह पर। कुछ लोग इसको बंदर कर देते हैं, ठीक है। आपका 8वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए उससे पहले यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्या प्रश्न है देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित धर्म कौन सा था? यानी हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित कौन सा धर्म था? देखिए हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में पुरातात्विकों को एग्जैक्ट ज्ञान नहीं है। वो कुछ प्रमाणों, कुछ स्रोतों, कुछ तर्कों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ये चीजें मिली हैं, तो इस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का ऐसा धर्म रहा होगा, एक उनका मानना है। तो कौन सा धर्म हो सकता है? एक आपका ऑप्शन है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जिसमें यज्ञों का उच्चारण हो, मंत्रों का उच्चारण हो, देवी देवताओं का पूजा हो। जैन धर्म, महावीर जैन स्वामी की पूजा। ऑप्शन सी मातृ पूजा, यानी मातृ का मतलब यहाँ हम ये मत समझें कि माता पिता, मातृ का मतलब महिलाओं की एक तरह से आप पूजा कर ले सकते हैं। क्या यहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, या स्त्रियों की देवी की पूजा होती थी, या पूर्वजों की पूजा होती थी? चौथा डी ऑप्शन बौद्ध धर्म। तो देखिए इसमें से जो सी ऑप्शन है ये ज्यादा सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्त्रियों की पूजा करते थे या देवियों की पूजा करते थे, या उनका समाज जो है मातृ प्रधान समाज था। वहां पर महिलाओं के विशेष अधिकार थे। जैसे यदि आप मेघालय में चल जाइए, भारत में मेघालय, जैसे ये हमारा भारत है मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पे चल जाइए मेघालय। ये जो है मैंने समझाने का ऐसा ड्राइंग बनाया है, भारत के ये वास्तविक मानचित्र नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए भारत, अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन जन गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन आपको जनजाति देखने को मिलेगी जो मातृ प्रधान जनजाति है। यहाँ पर महिलाओं को अधिकार मिलता है और संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर शादी के बाद लड़का ससुराल जाता है, लड़की नहीं जाती, क्योंकि ये मातृ प्रधान जनजाति है। तो ऐसा माना कि हड़प्पा सभ्यता भी मातृ प्रधान रही होगी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रमुख धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी सोना। अब प्रमुख धातु कौन सी रहेगा, इसका मतलब है कृषि में, अन्य चीजों को उपयोग में किस धातु का ये उपयोग करते थे। इससे मतलब है प्रमुख धातु कौन सी रहेगी, यानी किस धातु का प्रमुख रूप से कृषि में अन्य चीजों में प्रयोग करते थे। तो इसका सही उत्तर है आपका तांबा। और एक बात याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको तांबे का ज्ञान था कि तांबा कुछ होता है, इसका ज्ञान था। उनको चांदी का ज्ञान था, उनको सोना का ज्ञान था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यानी लोहा, वो तांबा को जानते थे, चांदी को जानते थे, सोना को जानते थे, लेकिन लोहा को नहीं जानते थे कि लोहा क्या होता है। और एक बात जान लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय को जानते थे, भैंस को जानते थे, बकरी को जानते थे, कुत्ते को जानते थे, लेकिन घोड़े का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दो चीज का ज्ञान नहीं था, एक लोहा और एक घोड़ा। इसका उनको ज्ञान नहीं था कि ऐसा भी कोई धातु या ऐसा भी कोई जीव होता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 देख लीजिए। हालांकि घोड़े के यदा कदा कहीं पर साक्ष्य मिले हैं, लेकिन समानता ये विचारधारा है कि लोहे का और घोड़े का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्माण सामग्री क्या थी? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जब मकान भवन बनाते थे तो प्रमुख निर्माण सामग्री सामग्री क्या थी? क्या वो पत्थर का यूज करते थे, पत्थर का यूज करते थे? क्या वह कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे? क्या वो पकी ईंटों का प्रयोग करते थे, या वह लकड़ी का प्रयोग करते थे? जैसे आपने आर्यों को सुना होगा कि आर्यों ने अपने जो घर बनाए, वैदिक समय में जो घर बने वो घर लकड़ी के थे।
जो समय के अनुसार वो नष्ट हो गए। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये जो घर बनाते थे, पकी हुई ईंटों से बनाते थे। तो ऑप्शन इसका जो है, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, पकी हुई ईंटों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यदि कोई कमेंट है तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न आप देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? क्या वो संगीत में निपुण थे? क्या चित्रकला में निपुण थे? क्या मुहर बनाने में निपुण थे? क्या वह नाटक में महत्वपूर्ण थे? तो देखा जाए तो पहला संगीत में तो कुछ रही होगी, ऐसा नहीं बिना संगीत को समझ रहेगा, लेकिन वो निपुण थे इसका हमको कोई ठोस या ठीक ठाक प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए हम संगीत को काट देंगे। चित्रकला की बात की जाए तो उनके जो बर्तन मिले उस बर्तन पर उन्होंने ठीक-ठाक कारीगरी, ठीक-ठाक नक्काशी की है। इसलिए हम मान सकते थे कि चित्रकारी कार्य उनका बहुत अच्छा था मटके-वटकों पर, बर्तन-वर्तन पर। इसको हम 30% सही मान लेते हैं। और मुहर बनाना, ये आप देख सकते हैं जो नीचे चीज़ें मिले ना ये मुहर है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में बड़े पैमाने पर इस तरह के मुहरें पाई गई हैं। मुहर पाई गई, मुहर समझते हैं स्टैम्प, एक होता है मोहर, मुहर। स्टैम्प आ गया, मुहर है नहीं, एक होता है मुहर है यानी सिक्के, सिक्का नहीं, स्टैम्प की बात हो रही है। जो स्टैम्प होता है उसकी बात हो रही है, स्टैम्प की बात हो रही है, मुहर की बात हो रही है, ना कि मोहरों के। और एक बात और जान लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग तीसरा वो उनके पास तो नहीं था, क्या नहीं था? सिक्के। यानी हड़प्पा के सभ्यता के लोग इतने विकसित थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर सिक्का नहीं था, ठीक है? तो ऑप्शन इसका सही होगा आपका सी, मुहर बनाना में ये लोग निपुण थे, मुहर बनाने में निपुण थे। अब अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई? अब ये जो फोटो देख रहे हैं, ये पुरातात्विकों का मानना है कि नृत्य करती हुई लड़की है, क्योंकि इसकी जो आप शरीर की जो मूर्तियाँ हैं, उसमें जो इसका जो शरीर है, वो त्रिभंग में है कि बाँह रखा हुआ, फिर पैर पे रखे हुआ, फिर इस तरीके से स्ट्रेट ना होते हुए थोड़ा-सा ऐसे झुका हुआ। तो ऐसा मानते हैं कि इसकी जो हाथ है वो तीन भंग मुद्रा में यानी 3 मुद्राओं में है, और 3 भंग मुद्रा में होना ये आमतौर पे दिखाता है कि उस समय नृत्य कुछ हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करते हुए इस लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चाहुंदड़ो। तो ऑप्शन सी मोहन